हेलो फ्रेंड। आज हम लोग देख रहे हैं ऐसे टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जब कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में नंबर पता हो कि इस टॉपिक से यह क्वेश्चन आने वाला है तो उसको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम लोग बारीकी से देखेंगे कि भारत में जनगणना कैसे हुई, कब से लगातार हुई। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का पॉइंट है कि भारत में पहली अंतिम बार जनगणना 2011 में हुआ था, जबकि 2021 में होना चाहिए था। वह किसी कारणवश नहीं हुआ। बहुत लोग कहते हैं कि कोरोना की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन इसकी कोई जो है ऑफिशियल कोई नोटिस तो है नहीं, गृह मंत्रालय से कोई नोटिस है नहीं कि एग्जैक्ट बता दिया जाए कि क्यों नहीं हुआ या फिर अगले कब होगा। तो लास्ट बार 2011 में पूर्ण जनगणना हुई थी। इसमें का मुख्य महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल जितनी भी परीक्षा सरकारी या गैर सरकारी नौकरी की परीक्षाएं होती है तो उसमें ज़्यादातर परीक्षाओं में जनगणना से प्रश्न पूछा जाता है, एकदम पूछा ही जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम का कि पी वाई क्यू उठा करके देखिए, प्रीवियस ईयर उठा कर देखिए, तो आपको कहीं ना कहीं से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आते हैं भारत में जनगणना की पहल कब से हुई थी। टॉपिक है हम लोग का भारत जनगणना की शुरुआत पहल। तो प्राचीन काल में मौर्य प्रशासन में कराधान के लिए जनगणना का उल्लेख कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलता है। प्राचीन काल में जो मौर्य प्रशासन में कराधान एक व्यवस्था थी, क्या जनगणना का उल्लेख कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। उसके बाद आते हैं प्रारंभिक ब्रिटिश प्रयास कब हुए थे। तो 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका में पहली बार व्यवस्थित जनगणना की गई थी, जिसकी वजह से हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का जनक माना जाता है। ठीक है, तो कब से? तो 1830 में हेनरी वाल्टर के द्वारा ढाका में पहली बार व्यवस्थित तरीके से जनगणना हुई थी, और यही वजह है कि हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का जनक माना जाता है। इसके बाद में आता है भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो, उस समय के जो 1872 में जो उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो थे, उनके समय में जनगणना हुआ था, लेकिन यह पूरे देश में एक साथ नहीं हुआ था, जिसके कारण इसको असफल माना जाता है। फिर पहली बार समकालिक जनगणना सन 1881 ईस्वी में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन के समय पूरे देश में एक साथ और W.C. प्लोडेन के देखरेख में हुआ था। भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन थे, और किनके देखरेख में था? W.C. प्लोडेन के देखरेख में यह हुआ था, जो आगे चल कर के प्रत्येक 10 वर्ष पर यह होने लगा था। आते हैं पहली बार कब हुआ? तो 1872 में, लेकिन यह जो है लगातार नहीं रहा, असफल हो गया। दूसरी बार 1881 में, तीसरी 1891, फिर 10 साल के बाद हो गया 1901, फिर 10 साल बाद 1911। 1921 में छठी जनगणना हुई थी। इसको महान विभाजन वर्ष माना जाता है, महान विभाजन वर्ष। और इस समय जो होता है जनगणना हुआ था तो जनसंख्या में काफ़ी गिरावट देखी गई थी, इसलिए इसको महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। फिर 7वीं का काल रहा 1931, 8वीं 1941। लेकिन जो 9वीं हुआ, तो 9वीं आपको पता है कि सन 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। तो 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना हुआ। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, यह 1948 के जनगणना अधिनियम के आधार पर हुआ था। ठीक है, 1951 में पहली बार जो जनगणना हुआ, तो उस समय हम लोग का देश आज़ाद हो चुका था। तो आज़ाद होने से पहले आज़ाद होने के बाद 1948 में एक जनगणना अधिनियम बना था, उसी के आधार पर 1951 में स्वतंत्र भारत का पहली जनगणना हुआ। फिर आते हैं 10वीं का, 1961 में हुआ था, 11वीं 1971 में हुआ था, 12वीं 1981 में, 13वीं 1991 में हुआ था, और 14वीं होता है 2001 में,
15वीं हुआ हम लोग का 2011 में, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2021 में तो जनगणना हुआ नहीं। तो फिर वही बात हुआ कि जो लास्ट बार हुआ है उससे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं भी जाइएगा तो उससे क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, इसलिए 2011 का जनगणना बहुत ही काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आते हैं हम लोग 2011 के जनगणना को देखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहले 2011 का जनगणना मूल बात क्या है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। अब आइए हम लोग आते हैं 2011 के जनगणना में, तो आते हैं इसमें था 1,21,08,54,977। भारत की इतनी कुल जनसंख्या थी, यह लगभग 121 करोड़ थी उस समय। लगभग 2011 में जब जनगणना हुआ तो लगभग 121 करोड़ थी। आज भी जब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि भारत की जनसंख्या कितनी है, अगर ऑप्शन में रहता है 121 करोड़, बिना सोचे समझे 121 करोड़ लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 2011 के बाद तो जनगणना हुआ है नहीं। अब सोशल मीडिया पे इधर उधर बहुत ज़्यादा कहीं 140-50 लोग कहता है, लेकिन पेपर आपको 121 ही मानता है। इसलिए आप लोग को भी जब कहीं भी एग्ज़ाम पड़े तो जब जनगणना से संबंधित क्वेश्चन हो और भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो हम 121 करोड़ को ही टिक करेंगे, वहीं सही मानेंगे, आयोग भी यहीं सही मानता है ज़्यादातर केस में। ठीक है। फिर करें 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। तो पुरुष की कुल जनसंख्या 62,37,24,248, लगभग 62.3 करोड़, 62.3 करोड़ इतनी आबादी पुरुष की थी। फिर हम महिला की बात करते हैं कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी 2011 के जनगणना के अनुसार, तो आ जाता है 58,64,69,174। यह भी लगभग 58.7 करोड़ हो जाता है। फिर और मुख्य बात करा कि लिंगानुपात उस समय कितना था, तो 943। लिंगानुपात का मतलब हुआ कि प्रति 1,000 पुरुष पर महिलाओं की क्या संख्या है, उसी को लिंगानुपात बोला जाता है। तो उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है साक्षरता दर। साक्षरता दर यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो 74.04%। टोटल साक्षरता दर कितना, 74.04 यानी 74.04%। अब आते हैं महिला कितनी है, तो महिला साक्षरता दर 65.46%। महिला साक्षरता दर 65.46%। और पुरुष आता है तो 82.10%। ये हो गया साक्षरता दर। फिर आते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कितना, 382। ये होता है 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रह रहा है। तो कह रहा है कि व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रह रहा है, उसी को जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। फिर आता है 10 की वृद्धि दर, यानी 2001 से लेकर के 2011 तक कितना परसेंट की वृद्धि हुई थी, तो 17.7%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कौन ऐसा राज्य जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा, तो उत्तर प्रदेश। सबसे कम आबादी किसका, तो सिक्किम। सबसे कम आबादी सिक्किम का। फिर आते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व में कौन, तो बिहार। फिर कह रहा है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन, अरुणाचल प्रदेश। यानी 1 किलोमीटर के रेंज में कितने लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर वर्ग, 1 किलोमीटर स्क्वायर के रेंज में कितने लोग रहते हैं, ये होता है आपके इसमें सबसे ज़्यादा आगे कौन है, बिहार है। सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं किलोमीटर के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश। चलिए फिर आगे फिर आता है आपका, फिर कह रहा है पॉइंटिंग
कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो केरल। केरल में 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर कितना? 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं। फिर कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की लिंगानुपात सबसे कम? तो सबसे कम हरियाणा। सबसे कम किसका? हरियाणा। 1000 पुरुष पर मात्र 877 महिलाएं। उसके बाद कहता है, पॉइंटिंग है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की लिंगानुपात सर्वाधिक है? केंद्र शासित प्रदेश कह रहा है, तो पुडुचेरी। पुडुचेरी में क्या है? तो 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं, यानी 1037 महिलाएं ज़्यादा हुआ। फिर आता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश के लिंगानुपात कम है? तो दमन एवं दीप। हालांकि अब तो दमन और दीप एवं दादर एवं नगर हवेली को मिला दिया गया है, लेकिन 2011 में जब जनगणना हुआ था तो दमन एवं दीप और दादर नगर हवेली अलग अलग था। तो उस समय 1000 पुरुष पर मात्र वहाँ पे 618 महिलाएं हैं। तो आज इस तरह से हम लोग को जो है कि 2011 के जनगणना में जो देश से जो आपके बिंदु हो सकते थे पूरे राष्ट्र के स्तर पर, हमने उस चीज़ को बताया। और आप लोग चाहते हैं कि हम बिहार पर भी जनगणना में जो है बिहार से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग के बिहार के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जो बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो के कमेंट में बताइए। हम उसके बाद में बिहार वाले पे वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।